Hello students, welcome to our class English, class 10th English. Today we will study literature portion. Poem number 2. We have already read poem number 1, The Dust of Snow. And now today we will study poem number 2, Fire and Ice, composed by Robert Frost. First of all, you have to remember the name of the poem, and second one, its poet. The name of the poem is Fire and Ice, and the composer, its poet is Robert Frost. Again Robert Frost. पहले भी आपने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा, रॉबर्ट फ्रोस्ट. दूसरा फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रोस्ट का. रॉबर्ट फ्रोस्ट के दो कंटिन्यू पोएम हो गए आपके पास. अब रॉबर्ट फ्रोस्ट आते ही आपके माइंड में आ गया होगा अमेरिकन पोएट, पोएट ऑफ नेचर और रियलिस्टिक. इसके जो डिपिक्शंस होते हैं जो रियलिस्टिक लाइफ पर बेस्ड होते हैं. तो अब आप चलते हैं अपन फायर एंड आइस पोएम नंबर 2. इसको पढ़ने से पहले इसके अंदर आने वाली ग्लोसरी, जो शब्दकोश, जो कठिन शब्द वगैरह जो आपके ये पढ़ेंगे उनको देखिए. सबसे पहले है आपके पास अपने पास पेरिश, PRISH, पेरिश. पेरिश इट मीन्स डाई. डाई मतलब मरना, नष्ट होना. इंसान मर जाता है, कोई वस्तु या संसार, मकान वगैरह जो है नष्ट हो जाता है. पेरिश. सफाइस, बी सफिशिएंट. बी सफिशिएंट, सफिशिएंट पर्याप्त, बी सफिशिएंट पर्याप्त होना. सफाइस, बी सफिशिएंट पर्याप्त होना. ये चीज़ मेरे लिए, जैसे बोलते हैं ना, ये चीज़ मेरे लिए पर्याप्त है, सफाइस. उसके लिए आगे एंड. इसी पोएम के अंदर आए ग्लोसरी है, पोएम के अंदर आए वर्ड सही है. एंड, एंड से यहाँ पे है फिनिश्ड, समाप्त होना. टेस्टेड, एक्सपीरियंस्ड, अनुभव किया. टेस्टेड, अनुभव किया. जिस प्रकार से टेस्ट करते हो वो भी उसी प्रकार से स्वाद चखना. ये भी यहाँ पे टेस्टेड, एक्सपीरियंस, अपना अनुभव किया. डिज़ायर, विश, इच्छा, कामना. डिस्ट्रक्शन एंड र्यून, विनाश, बर्बाद, सर्वनाश करना. ट्वाइस, 2 टाइम्स, 2 बार. ये तो हो गए अपने पोएट्री जो पोएम के अंदर जो वर्ड्स आए हैं, तो उनमें यहाँ तक की आपकी दिक्कत आएगी. लेकिन लास्ट में जो मैंने अभी ध्यान से लिखा है अवाराइस, यहाँ से जो शब्द वर्ड्स आएंगे आपको पोएम पढ़ने में, फिर पोएम के कंप्रीहेंशन, क्वेश्चंस वगैरह, उनके आंसर देने में, ये एक्सप्लेनेशन वगैरह, इन सब में आपके काम आएंगे. जैसे वर्ड क्या आया यहाँ पर, एवराइस. एवराइस लोभ, जिसे ग्रीड, लालच, जिसे कहते हैं ग्रीड, लालच. लस्ट, हवस. ये सारे सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है. सिमिलर वर्ड इंडिकेट करेंगे, आगे आपको बताता हूँ, इसको देखते जाइए आप. हेट्रेड, घृणा, नफरत. आगे है रिजिडिटी, कठोरता, जिसे हम कहते हैं अड़ियलपन, डटे रहना, नहीं. अब किसी को कहते हैं कि नहीं तेरे को चलना है, कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा, ये क्या है, रिजिडिटी, उसका अड़ियलपन हो जाएगा. इनटॉलरेंस, असहनशीलता, जिसने सहन करने की शक्ति नहीं होना. इनडिफरेंस, उदासीनता, दूसरे से अलग होना. 4 लोग हंस रहे खेल रहे हैं, एक अलग कोने में बैठा, उदासीनता. क्यों? या सपोज कर लीजिए, मान लो 4-5 लड़के हंस रहे हैं खेल रहे हैं, तो एक अलग ही बैठा है, तो उसमें क्या होता है, या तो वो उनसे ईर्ष्या जलन रखता है, या उनके साथ अपने आप को असहज महसूस करता है, या फिर उसकी खुद की सेल्फ कोई टेंशन होगी. तो दूसरों से अलग, इनडिफरेंस, उदासीनता. फ्यूरी, क्रोध, गुस्सा, जिसे कहते हैं, इनके लिए वर्ड आए. ये वर्ड बिल्कुल काम आएंगे. इनको सबसे पहले आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना. इसके बाद आती है बात अपने पास फायर एंड आइस. इस पोएम के अंदर इंडिकेट कर रहा फायर एंड आइस. पोएम के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमने ग्लोसरी और वर्ड मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें एक बार बता दूं, हेडिंग फायर एंड आइस. फायर का मतलब आग, आइस का मतलब बर्फ, आग और बर्फ. अब यहाँ पे आई बात, पोएम को हम बाद में समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे, क्या कहता है इसके बारे में बाद में सोचेंगे. उससे पहले देखेंगे फायर. फायर क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पर. फायर के लिए जो आए हैं वो किस, फायर के लिए कौन कौन से वर्ड, कौन से इक्विवेलेंट मीनिंग यहाँ पे रेफर करेगा इस पोएम के अंदर, जो संबंध रखेगा वो है फायर के लिए डिज़ायर, इच्छा. फायर की तरह होती है, जब किसी चीज़ को पाने की हमारे में इच्छा होती है, आग की तरह होती है वो, बिल्कुल उसके समान, इसीलिए इसकी तुलना डिज़ायर से की गया। पैशन, जोश,
इंसान में जब जोश होता है, चाहे कुछ ही हो जाए, वो आग के समान होता है। ग्रीड, लालच, लालच भी सेम फायर की। लस्ट, हवस, किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा, जिसके लिए कुछ भी कर जाए, दैट इज कॉल्ड हवस, वो भी फायर के इक्विवेलेंट होती है। एवराइज, एवराइज देख लीजिए यहाँ पर लोभ, ये भी लालच के लिए आया, ये लालच भी है। ये क्रूएल्टी सॉरी, निर्दयता, क्रूरता से किसी के साथ पेश आना हो, सारे ये सारे किसको इंडिकेट करेंगे? यहाँ पर फायर को इंडिकेट करेंगे, आग को। अब दूसरा अपने पास पोएम के अंदर वर्ड है अपने पास, वो है आइस। आइस का मतलब बर्फ। फायर आग, आग का मतलब क्या है? गरम, जलना, ऐसी जलन, ऐसी मन में वो। अब आइस, आइस का मतलब बर्फ। बर्फ कैसी होती है? ठंडा। ठंडा मतलब दोनों परिस्थितियों में, फायर में भी और आइस में भी काम एक ही हो रहा है। जलन से, ईर्ष्या से, लोगों के प्रति गलत भावना रखने से हो रहा है। लेकिन एक फायर आग की तरह हो सकता है लोगों को स्पष्ट नजर आए, और आइस बर्फ की तरह ठंडा, मन ही मन जलन रखना, वो सारी चीज़ किसी को ये करेगी? हेट्रेड, नफरत, घृणा दिखती नहीं है लेकिन मन में होती है। रिजिडिटी, अड़ियलपन, डटाए रहना, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। फ्यूरी, गुस्सा, इंसान को गुस्सा मालूम है, इंसान के व्यवहार से मालूम पड़ता है, लेकिन गुस्सा दिखता नहीं है, महसूस करना पड़ता है। इनटॉलरेंस, असहनशीलता, जिसे कहते हैं सहन करने की शक्ति नहीं होना। इंडिफरेंस, अन्य से भिन्न होना। कोल्डनेस, ठंडा, मन ही मन जलन रखना। तो इस पोएम के अंदर फायर एंड आइस के अंदर ग्लोसरी तो ये आ गई, मेन वर्ड ये है फायर। इसको याद करना, फायर के लिए डिजायर, पैशन, ग्रीड, लस्ट, एवराइज, क्रूएल्टी, ये वर्ड इंडिकेट करेंगे। और आइस के लिए हेट्रेड, रिजिडिटी, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, कोल्डनेस, ये वर्ड यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन आएगा फायर के लिए कौन कौन से ये करेगा, आपके कंपैरिजन क्वेश्चन, ये उत्तर आ जाएगा इसका। आइस के लिए ये आ जाएगा, लेकिन ये माइंड में आपको पहले बिठाइए इसको, इसके बाद पोएम की तरफ हम चलेंगे। अब पोएम क्या कह रहा है, पोएम का इंट्रोडक्शन। अब पोएट के इंट्रोडक्शन तो लगभग नाम सुनते ही आपको मालूम पड़ गया होगा। अब इसके बाद पोएम का एक्सप्लेनेशन, फिर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन वगैरह, अभी आगे हम चलते हैं। Moving to the poem Fire and Ice. First of all, we will talk about the poet Robert Frost. About the poet, Robert Frost, 1874 to 1963, was a well-known American poet of nature. अब बात करेंगे फायर एंड आइस, इसके बारे में। तो उससे पहले परिचय के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। कवि भी क्या पता? रॉबर्ट फ्रोस्ट, जीवन काल, उनकी जीवन अवधि। रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो प्रीवियस जो हमने पोएम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, उसके अंदर भी यही देखने को मिला, 1874 टू 1963। वॉज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रोस्ट, जिनका जन्म 1874 में हुआ था और इनका देहांत जो है 1963 में हुआ, वॉज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। ये प्रसिद्ध अमेरिका के कवि जो नेचर, प्रकृति के कवि माने जाते थे। He is famous for his realistic depictions. वह अपने रियलिस्टिक, वास्तविक डिपिक्शन, चित्रण, वर्णन, जीवन के जो वास्तविक चित्रण चरित्रण के लिए आज भी प्रसिद्ध है। इनका देहांत हो गया 1963 में, लेकिन आज भी हम इनको पढ़ रहे हैं। आज भी हम पढ़ रहे हैं। फायर एंड आइस आपके इसमें कोर्स में है, आप पढ़ रहे हो, तो आज भी है। तो प्रभाव, ही इज़ फेमस फॉर, आज भी प्रसिद्ध है। देहांत तो हो गया लेकिन आज भी ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? रियलिस्टिक डिपिक्शन, अपने जीवन के अनुभव के अंदर जो वास्तविक चित्रण के लिए। ये आपने डस्ट ऑफ स्नो में भी देखा, सेम चीज़ वही की वही होगी। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में क्या है? इंट्रोडक्शन। इस कविता के बारे में देखिए आप, ये इंट्रोडक्शन इतना है जो डस्ट ऑफ स्नो में भी देखा आपने, इसमें भी देखा। इंट्रोडक्शन ये याद कर लिया। अगर सपोज कर ले कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके आंसर नहीं आता है आपको, या फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर दिक्कत हो रही, कुछ भी हो रही, तो ये चीज़ आपके हर जगह काम आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट टू लास्ट सारी चीज़ें इसके अंदर शॉर्ट समरी, जिसे हम कह सकते हैं। समरी खुद ही अपने आप में शॉर्ट होती है, लेकिन उससे भी शॉर्ट ये चीज़ इसके अंदर पूरा आ जाए। क्या? इट्स अ शॉर्ट सिंबॉलिक पोएम। यह है एक शॉर्ट, छोटा, सिंबॉलिक, सांकेतिक, संकेत देने वाला, इशारा करने वाला, एक बहुत लघु, छोटी सी है और इशारा करने वाली, संकेत देने वाली कविता। क्या संकेत देगी आगे मालूम पड़ जाएगा। सॉरी, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रेफर्स टू टू प्रिडिक्शंस। इस कविता में कवि दो प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणियाँ, अनुमान लगाना, दो प्रिडिक्शन, दो भविष्यवाणियों को
के बारे में कहता दर्शाता है, ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि किस प्रकार से संसार का अंत होगा। कवि संसार के अंत के बारे में, किस प्रकार से संसार का अंत होगा उसके बारे में दो अपनी अनुमान, दो भविष्यवाणियां करता है। इसमें कवि क्या कहता है? कवि तो खुद प्रिडिक्शन तो दे रहा है, लेकिन कवि नहीं कह रहा है, कवि लोगों की बात बता रहा है। आपने क्या, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं। यहाँ पे सम आ गया, ये अपने आप हिडन प्लूरल को ये कर रहा है, इसलिए से आ जाएगा, सेज नहीं होगा। सम से कुछ कहते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं क्या, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार आग में समाप्त हो जाएगा, यानी संसार का अंत आग में हो जाएगा। अब आग आते ही मैंने पढ़ा दिया, आग किस किस के लिए आया, वो चीज़ें आपको दिमाग में आना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी देर में करते हैं बात। वेरेस, जबकि अदर्स है ना दूसरे, कुछ लोगों ने तो कह दिया आग में, अब बचे हुए शेष लोग जो उन्होंने दो थे, वो सम से कुछ कहते हैं क्या, इट विल एंड इन आइस, इसका अंत आइस में, बर्फ में होगा। दोनों का में संबंध एक ही है, गुस्सा, घृणा, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, लड़ना, मार धाड़, कूट काट, इनमें इसी से होगा। तो कवि का कहने का मतलब है, कुछ लोगों के मत के अनुसार संसार का अंत फायर से होगा, कुछ का जो है संसार का अंत आइस से होगा। फायर और आइस दोनों इंडिकेट करते हैं लगभग सेम चीज़ को। जैसे कि आगे यहाँ पर हियर, यहाँ पर, इसके बाद कोमा, सॉरी देखिए अब हियर, यहाँ फायर स्टैंड्स फॉर, फायर किसके लिए आप आया है यहाँ पर, फायर से क्या क्या, डिज़ायर, इंसान के मन की इच्छाएं इतनी बढ़ गई, अपनी इच्छाएं के चक्कर में दूसरे का सर्वनाश कर देगा, दूसरे का सर्वनाश करते करते संसार का सर्वनाश हो जाएगा। पैशन, जोश, उसके अंदर ऐसा जोश, ऐसी चीज़ को पाने की, कार्य करने की उमंग ऐसी होती है, दूसरा मर रहा है क्या कर रहा है देखेगा नहीं, दूसरे की जान को खतरे में डाल के अपने आगे बढ़ना, और ऐसा करते करते संसार का अंत हो जाता। फिर ग्रीड, लालच भी इतनी बढ़ गई, एवराइस, लोभ, लस्ट, हवस, इन सब के चलते क्या होगा, संसार का अंत हो जाएगा। एंड आइस स्टैंड्स फॉर, और बर्फ किसके लिए यहाँ पे एक प्रतीक आया है, किसका, हेट्रेड, घृणा, नफरत के लिए। मन में इतनी नफरत, एक दूसरे के प्रति इतनी जलन, इतनी नफरत होगी, जलन में दूसरे को नुकसान पहुंचाने का, दूसरे के पर अपन हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, उसको मारने का ही प्रयास कर सकते हैं, उसी कारण में हम भी मर जाते हैं। इसी प्रकार से फिर एक दूसरे के ऐसा होते होते संसार का भी अंत हो जाता है। फ्यूरी, गुस्सा भी इतना हो गया, कोल्डनेस, ठंडा, मनीमन, ठंडा तो दिख रहा है बहुत ही, मनीमन कुछ नहीं कह रहा, चुप रह रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्रोध भाव वगैरह भी होता जा रहा है। रिजिडिटी, अड़ियलपन जिसे हम कहते हैं, इंटॉलरेंस, असहनशीलता, लोगों में सहन करने की बात ही नहीं है, कोई धक्का दे, एक धक्का दे तो उसे मुक्का ही मारो, ये वाली बात आ चुकी है। तो ये इंटॉलरेंस वो भी होगी। इंडिफरेंस, लोगों से, अन्य से अलग रहना, ये सारी चीज़ यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। कुल मिला के लोगों में नफरत, घृणा, एक दूसरे के प्रति लोभ वगैरह इतने बढ़ गई, ये दोनों का कारण क्या बन जाएगा, फायर और आइस को कवि ने बताया है। पोएट के अनुसार फायर और आइस ये दोनों अपने मन की, इनकी विकृतियों के बारे में बताया गया, इन्हीं के चलते हम लोग संसार का एक दिन अंत हो जाएगा। ये तो हो गया इसके बारे में। अब पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फायर एंड आइस आप देख सकते हो सामने, आपको फायर एंड आइस जो दिख रही है, ये पोएम है। इसको एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको बोर्ड से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में सेम है, आप लोग इस पे ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे बोर्ड की तरफ देखिए। फायर एंड आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अभी आपको केवल देखना है पोएम की तरफ, पोएम की नज़र रहना चाहिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं, चलिए एक बार इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे हम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। एक्सप्रेशन देखिए आप, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप, दो आगे फुल स्टॉप, एक्सप्रेशन वही होना चाहिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Second stanza, but if it had to perish twice, here there is a comma, यहाँ पर comma है तो थोड़ा सा रुकेंगे। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice.
यहाँ पे देखिए कोमा आ गया, कोमा आने के बाद 1 2 3 4 इस लाइन में आगे यहाँ पे आगे फुल स्टॉप आया है। तो ये मेन चीज़ पोएम को अच्छी तरह से देखिए आप, इसको एक बार अच्छी तरह से आप एक देख लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए। देख लिया, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम देखेंगे। पहले सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, बिल्कुल इजी, लाइन टू लाइन। इसके हम देख सकते हैं एक स्पेशल नोट के अंदर हम एक चीज़ लिखते हैं, द पोएट यूजेस द लैंग्वेज, विच काइंड ऑफ लैंग्वेज, कभी यहाँ पे भाषा का प्रयोग करता है, कोई किस प्रकार की भाषा, द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज सिंपल, बिल्कुल सिंपल दिख रही है। दो एक वर्ड है, जैसे पेरिश है, सफाइस है, याद हो गया, पेरिश डाई मरना, लुप्त होना, नष्ट हो जाना, सफाइस पर्याप्त होना। आगे वर्ड आपके रोज काम आने वाले वर्डों में से ही है। तो ये क्या है, सिंपल, इजी, डायरेक्ट, वर्ड टू वर्ड समझ में आए, और भाषा जो है फोर्सफुल, प्रभावशाली। प्रभावशाली कैसे, अब इसको पढ़ते ही आप इतना प्रभाव पड़ जाएगा कि हाँ सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हाँ कवि का मत शायद सही है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ में, संसार के लुप्त होने के बारे में, संसार के नष्ट होने के बारे में, संसार के विनाश के बारे में कवि बता रहा है। कुछ लोगों का मत है, कुछ आग में मानते हैं और कुछ बर्फ में मानते हैं। आगे कवि क्या कह रहा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम वॉट, जो कुछ भी मैंने किया, आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया, अपने जीवन में जितना भी मैंने अनुभव किया उसके बलबूते में मैं कह सकता हूँ, ऑफ डिज़ायर, लोगों में डिज़ायर, इच्छा। देख सकते हो, गरीब से पूछ लो अमीर बनने की इच्छा, अमीर से पूछ लो और अधिक अमीर होने की इच्छा, बीमार से पूछ लो स्वास्थ्य होने की, जल्दी स्वस्थ होने की इच्छा। हर एक से, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे बच्चे से पूछो क्या इच्छा है कि मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, बड़े से पूछो क्या कहेंगे, मैं ऐसा आज़ाद मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ, कोई मुझे रोक टोक नहीं करे। इंसानों के अंदर इच्छा, ये इच्छा ही तो एक शब्द है, पहले डिज़ायर, इस डिज़ायर के चलते सारा विनाश का कारण बन जाता है। और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने आसपास का या दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कोई नहीं सोचता, उसी का विनाश का कारण बन जाता। तो कवि कह रहा है जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया उसके अनुसार कह सकता हूँ डिज़ायर, लोगों के मन की इच्छाओं को मैंने नोट किया, सभी में इच्छा रहती देखी, तो उसके बलबूते मैं कह सकता हूँ आई होल्ड विद दोस, मैं उनका साथ हूँ। होल्ड पकड़ना, विद दोस मैं उनके साथ पकड़ा हूँ, मतलब इट मीन्स मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हु फेवर फायर, जो आग का फेवर, आग के पक्ष में है। यानी कुछ लोग मानते हैं आग से विनाश होगा और कुछ लोग मानते हैं कि बर्फ से होगा, लेकिन लोगों के मन के अंदर इतनी इच्छाएं हैं, उसका अनुभव करते हुए, संसार के अंदर इतनी इच्छाओं को देखते हुए, उस अनुभव के बलबूते में मैं कह सकता हूँ और मैं उन लोगों के पक्ष में खड़ा होता हूँ जो कहते हैं कि संसार का अंत आग में होता है। ये तो होगी फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमने देखा एक फुल स्टॉप, दूसरा फुल स्टॉप, आगे दिमाग में रख लीजिए, आगे चलते हैं। सेकेंड, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब इसमें देखा एक कॉमा आया और फुल स्टॉप, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं इसको। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसे दूसरी बार मरना पड़े, यानी दूसरी बार समाप्त होना पड़े, दूसरी बार संसार का विनाश होना पड़े, तो ये लाइन, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, बाद में बता देता हूं मैं आपको, अभी अंडरलाइन कर देता हूं लेकिन एक्सप्लेन बाद में करूंगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि अगर संसार को दूसरी बार संसार का नष्ट होना पड़े। अब देखने वाली बात है, कवि कहता है कि पहले वाले पंक्ति के अंदर मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो संसार के विनाश के लिए आग को जिम्मेदार मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों की मन की इच्छाएं देखी है और इसी इच्छाओं के चलते मैं उन लोगों का पक्षधर हूं, उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो आग को संसार के विनाश का कारण मानते हैं। लेकिन संसार में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोगों का तो मानना है कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत बर्फ से होगा। लेकिन कवि यहाँ पे पहले स्टैंजा में तो उन लोगों के साथ हो गया जो आग को संसार का विनाश का कारण मानते
हैं। अब दूसरी बात में कवि क्या कह रहा है, यहाँ पे देखने वाली बात है। इसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी ये इसको कर दिया है, आपको मैं और एक्सप्लेन करूँगा, इसी को देखना है। इस पोएम के टर्निंग पॉइंट के अंदर आता है कवि क्या कह रहा है, इसको मैंने किया। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे दूसरी बार, ट्वाइस दो बार विनाश होना पड़े, किसे दो बार विनाश होना पड़े, संसार को। अब देखिए बात, एक बार एक इंसान मर गया, एक इंसान मर गया, जीवन लीला समाप्त। क्या वो दूसरी बार मर सकता है? नहीं। एक बार एक इंसान ने जन्म ले लिया, क्या दूसरी बार जन्म ले सकता है? नहीं। लेकिन कल्पना तो की जा सकती है, तभी तो कहते हैं कवि के बारे में, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना है, कवि की कविताएं क्या होती है, सिर्फ कल्पना पे आधारित होती है, सिर्फ कोरी कल्पना करने में क्या जाता है। लेकिन कवि क्या कह रहा है, यदि दूसरी बार संसार का विनाश अगर होता है, होना पड़े, असंभव। अब आपसे मैं पूछता हूं कि भाई एक बार तो संसार समाप्त हो गया, संसार का विनाश हो गया, संसार का सर्वनाश हो गया, किसमें? आग में। अब बोलूंगा मैं दूसरी बार हम विनाश करेंगे, भाई अब हम आग में नहीं करेंगे, आइस बचा बर्फ में करेंगे, तो आप लोग क्या कहोगे? सर दूसरी बार हो ही नहीं सकता। विरोधाभास शुरू हो गया। क्या हो गया? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब विरोध करना। नहीं साहब, एक बार इंसान मर गया, उसको दोबारा कैसे मार सकते हैं? संसार पूरा नष्ट हो गया, दोबारा कैसे नष्ट होगा? संसार की पूरी सृष्टि हो, ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर क्या आया? विरोधाभास क्या है बात। तो ये मन में याद रखना, विरोध शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विरोध, अपोजिशन, लोग अपोज कर देंगे। नहीं साहब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये वाली बात आएगी। इसको ध्यान में रखिए, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद वापस आएंगे हम। लेकिन यहाँ बात यहाँ रखना, अब यहाँ पे कवि कह रहा है यदि दूसरी बार इसका विनाश होना पड़े, तो लोग कहेंगे दूसरी बार कैसे होगा? विरोध शुरू हो गया, विरोध शुरू हो जाएगा। तो विरोध कैसे होगा आगे देखेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको दूसरी बार विनाश होना पड़े, आई थिंक, आई नो, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, यहां पर कह रहा है फायर के लिए पक्ष किया, क्यों? आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इच्छाओं का अनुभव किया। लोगों के मन में इतनी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का अनुभव किया, उसके बलबूते में कहता हूं कि संसार का नाश जो होगा, विनाश जो होगा, वो आग से होगा। लेकिन यहां पर आई थिंक, मैं जानता हूं, यहाँ पे अनुभव किया लोगों की इच्छाओं को, लोगों से मिला, लोगों से अपने विचार देखा, उनकी मन की इच्छाएं, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक मन में किसी न किसी चीज़ की इच्छा है। वो इच्छा के चलते वो अपने अंदर जलते जलते दूसरों का नाश करना चाह रहा है, दूसरों को मारना चाह रहा है, दूसरों को सर्वनाश करने की ठान रखा है। इसलिए मैं फायर के पक्षधर था। लेकिन यहाँ पर आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, और मैं जानता हूँ, क्या? इनफ ऑफ हेट, बहुत से इतना काफ़ी घृणा, नफरत के बारे में, लोगों के मन में इतनी घृणा, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत कूट कूट के भरी हुई है, उस नफरत को मैं जानता हूं और मैं सोचता हूं और मैं जानता हूं। टू से दैट, ये कहता हूं, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन विनाश, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी बहुत ग्रेट, महान, यानी बहुत बड़ी होगी, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होगा। यहाँ तो लोगों के अंदर इतनी इच्छाएं हैं, उसी इच्छाओं को देखा मैंने, उनकी मन के अंदर इच्छाएं किस रूप में ले लेती है। आगे वो फायर के लिए कौन कौन से वर्ड आए वो सारे आ जाएंगे उसके अंदर। लेकिन इच्छाएं का रूप इतना विकराल हो जाएगा कि लोग आग में, उस इच्छाओं की आग में जलकर संसार का अंत हो जाएगा। लेकिन दूसरी बार अगर होना पड़े तो मैं अपने यहाँ पर जो मैं जानता हूँ और मैं इसको सोच के बताता हूँ कि लोगों में इतनी नफ़रत भरी है कि वो नफ़रत के चलते बर्फ़ जो है, नफ़रत क्या होती है? मन के अंदर होती है, ठंडी होती है आइस की तरह। तो मन में नफरत इतनी भरी है कि डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए बर्फ भी बहुत अधिक और पर्याप्त है। इस प्रकार से कवि यहाँ पर तो फायर के लिए तो कह रहा है, लेकिन बाद में कवि कह रहा है दूसरी बार अगर संसार का विनाश होता है तो मैं आइस के पक्ष में भी हूँ, क्योंकि लोगों में इतना आइस, इतना कोल्डनेस भरा हुआ, इतनी हेट्रेड भरी हुई है, इतनी नफरत भरी हुई है, उसके चलते आइस भी हो जाएगा। इस प्रकार से कवि कहना चाहता है संसार में लोग दो प्रकार की बातें कहते हैं। एक तो वो है जो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा, फायर से, दूसरे कहते हैं आइस में होगा। दोनों इंसान के अंदर के शत्रुओं को, अंदर के उनके अवगुणों को, अपनी लालच
गुस्सा, क्रोध, घृणा, नफरत, इनके चलते दोनों आग और बर्फ की तुलना करके उनसे संसार का अंत कराने के बारे में कवि यहाँ पे कहता है। अब हम आगे चलते हैं लिटरेरी डिवाइस की तरफ। लिटरेरी डिवाइस की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको देखने के लिए कहा आपको, देखा तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर एक फुल स्टॉप एंड अगेन 2 फुल स्टॉप, तो फर्स्ट स्टैंजा में 2 सेंटेंसेस आ गए। सेकेंड स्टैंजा के अंदर देखिए आप, एक कॉमा आ गया, दूसरा 1 2 3 4, इन 4 लाइन में कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस पोएम को देखने के बाद हमें ये मालूम पड़ता है, यहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करते हैं, तो लिटरेरी डिवाइस के अंदर बात हम करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या मालूम पड़ जाएगा। जो इसमें एक है एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट अब आते ही आपको दिमाग में याद आ गया होगा एंजैम्बमेंट क्या होता है। एंजॉयमेंट एक ऐसी पोएम होती है जिस पोएम के अंदर अ सिंगल सेंटेंस, एक वाक्य बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के अलग अलग लाइनों में एक वाक्य लिखे गई हो। अब ये डस्ट ऑफ स्नो के अंदर भी आपने देखा, एंजॉयमेंट कहते ही आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन इस एंजॉयमेंट जो था, जिस सिंगल सेंटेंस को इंडिकेट करेगा, सिंगल सेंटेंस होना चाहिए इन वेरियस लाइन्स, अलग अलग लाइंस में, पंक्तियों में होना चाहिए। लेकिन इसके लिए लिमिटेशन होती है, कितनी लाइंस? मोर देन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक में एक वाक्य बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लिखा जाए, वो पोएम एंजॉयमेंट का एग्जाम्पल हो सकती है, हो सकती नहीं। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे 2 हो गए, ये 2 हो गए। अगर मोर देन 2 जो मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे आएंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 4, इन 4 लाइंस के अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सिंगल पंक्चुएशन मार्क्स में आ रहा है, तो इट इज़ अ डायरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट। लिटरेरी डिवाइस के अंदर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट के बाद हम चलते हैं आगे, उसके अंदर आगे देखेंगे तो ये क्या है? एनाफोरा। दूसरा सेकंड जो आ रहा है वर्ड, ये क्या है? एनाफोरा। क्या है? एनाफोरा। नया नाम सुन रहे हो आप। अब एनाफोरा क्या है? ANAPHORA, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, एनाफोरा। एनाफोरा से मतलब क्या है? रिपीटेड एक्सप्रेशन इन कंसेक्यूटिव लाइन्स। रिपीटेड एक्सप्रेशन इन कंसेक्यूटिव लाइन्स। रिपीटेड, पुनरावर्तित, एक्सप्रेशन, भाव, ऐसा भाव जो पुनरावर्तित, दोहराया गया हो, दोहराया हुआ भाव, एक ही भाव को दूसरी बार दोहराया जाए। किसमें? इन कंसेक्यूटिव लाइन्स, लगातार, निरंतर, लगातार लाइनों में एक ही भाव को 2 बार दर्शाया गया हो, उसे एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो एक एक्सप्रेशन को शो करता है। और कौन सा एक्सप्रेशन? सिंगल एक्सप्रेशन दैट विल बी रिपीटेड इन कंसेक्यूटिव लाइन्स। एक ही भाव को 2 लगातार पंक्तियों में किया जाए। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। सम से, सम से, सम से, सम से, ये क्या है? एनाफोरा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा को दर्शाता है। देख सकते हो पहली लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से, एक ही एक्सप्रेशन, सम से कुछ कहते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन सेम, सम से, एक ही एक्सप्रेशन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर रिपीट हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एनाफोरा। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? एनाफोरा। याद रह जाएगा। सम से, सम से, सम से, सम से, एक ही एक्सप्रेशन, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सेम एक्सप्रेशन रिपीटेड इन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस, 2 लगातार लाइनों के अंदर इसको दर्शाया गया है, तो इसीलिए एग्जांपल ऑफ क्या हो जाएगा? एनाफोरा। सेकेंड वन इज एलिट्रेशन। सेकेंड वन क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहती है, आपको दिमाग में मालूम पड़ गया होगा नाम, अनुप्रास। जी हाँ, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर स्टार्टिंग के, किसी भी शब्द के स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होंगे एक लाइन में, पास पास में, उसे हम क्या कहेंगे?
एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं सम से, एस एस शुरुआत में देख लो, एस और एस, सम से ये हो गया, सम से एस एस, ये एलिट्रेशन का उदाहरण है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर फेवर फायर एफ एफ, ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? एलिट्रेशन के हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? सम से, एस एस कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर्स स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट लेटर, और एक ही लाइन में पास में थोड़ा एक आध 2-3 शब्दों को छोड़ के पास में वर्णों की आवर्ती हो, यानी कॉन्सोनेंट लेटर्स की रिपीटेशन हो। एस एस एफ एफ, ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बाद थर्ड हो गया, फोर्थ आपके पास लिटरेरी टर्म है एसोनेंस। एसोनेंस से याद आ जाएगा आपको क्या है? स्वर साम्य। एलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन हुआ था, अब एसोनेंस के अंदर क्या होगा? वोवेल लेटर्स का, ए ई आई ओ यू, वोवेल लेटर्स का रिपीटेशन होगा। वोवेल लेटर्स का रिपीटेशन कैसे होगा? जो शुरुआत में तो नहीं, बीच में होगा। जैसे हम देखो लाइन दे गया, आई होल्ड विद दोस, इसमें देखिए आप, आई होल्ड विद दोस, ये लाइन है, तो होल्ड हो दोस हु फेवर, यहाँ पे देखिए ये क्या है? एसोनेंस के एग्जाम्पल है। आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, इसके अंदर ओ गूंज उत्पन्न होती है, एसोनेंस का एग्जाम्पल। इसी तरह से आ गया हु फेवर, तो इसके अंदर आ गया बट इफ इट हैड टू पेरिश, इसमें भी आ रहा है बट इफ इट हैड टू पेरिश, आई ब्रैक ले लेता हूँ, ब्लू है इसलिए, आई और आई आगे जाके सेम लाइन में आ रही है, इस आई को भी हम चाहो तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? एसोनेंस के हो जाएंगे। एसोनेंस स्वर साम्य, शब्दों के बीच में जो वोवेल लेटर्स जो आएंगे उनकी रिपीटेशन होगी, तो वो सेम साउंड को या सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसे असोनेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वो है लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंट्स। अब देखोगे सारे इसमें आगे क्या सर? सारे ही आगे बेटा, क्या करें? कॉन्सोनेंट्स आगे, जिनको तो बताना पड़ेगा। अभी अच्छी बात है आपके लिए, एक्स्ट्रा मार्क्स करने के लिए। दूसरा आपके इसमें लिटरेरी डिवाइस आया कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी वाला कोर्स है, एक बात का ध्यान रखिए आप, कोर्स है एनसीईआरटी वाला। हमारे राजस्थान के अंदर इस पोर्शन को लिटरेचर में कंबाइन नहीं किया गया। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर सीबीएसई पे जो होता है उनके अंदर इंग्लिश के 2 पार्ट चलते हैं, एक तो लिटरेचर और एक नॉन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर पोएट्री सेक्शन वगैरह जो आते हैं, तो लिटरेचर में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो लिटरेरी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन 100% बनेगा, और ये हम नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आए हैं, बहुत बार आए हैं, तो इसीलिए हमें इन सब की भी जानकारी होना जरूरी है। तो एंजाइममेंट के बारे में मालूम पड़ गया आपको, एनाफोरा के बारे में मालूम पड़ गया। एंजाइममेंट सेंटेंस के अंदर देख सकते हैं ये आ गया, एनाफोरा के सम से ये आ गया। एलिट्रेशन के अंदर हम देख सकते हैं एस आगे आया, फिर एफ आ गया। फिर एलिट्रेशन के बाद एसोनेंस के अंदर हमने देखा वो वोवेल साउंड के अंदर हम एसोनेंस का उदाहरण यहाँ पे सम और वर्ड के अंदर ओ ये भी है, ये भी एसोनेंस का हो जाएगा। फिर होल्ड में ओ ये भी आ गया। बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस में आई रिपीटेशन, ये भी हो गया, एसोनेंस हो गया। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंस के लिए फोर्थ लाइन, आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर। इसके अंदर कॉन्सोनेंस के अंदर क्या आया आप देख सकते हो। एक तो आप देखो टीएच कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंस के अंदर कॉन्सोनेंट लेटर। एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, व्यंजन के अक्षर होंगे। कॉन्सोनेंस के अंदर भी व्यंजन कॉन्सोनेंट के लेटर्स ही होंगे। लेकिन एलिट्रेशन के अंदर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, वह शब्द के शुरुआत का अक्षर जो रिपीट होता है सेम,
तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। लेकिन कॉन्सोनेंट्स के अंदर बीच में हो सकता है, सेकेंड लेटर हो सकता है, थर्ड लेटर हो सकता है, फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, और फर्स्ट लेटर मैच करेगा लास्ट लेटर से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सम से का एस एस, इसका ही पहला लेटर इसका ही पहला लेटर लिया तब जाके एलिट्रेशन हुआ। लेकिन इस कई बार क्या होता है कि इसमें क्या होता है जी, जैसे आप देख लीजिए कि होल्ड, इस होल्ड को ये भी आ गया, इसके अंदर ही आया, जैसे ये होल्ड है, होल्ड का ये एच और हु का ये एच से मैच कर दिया जाए, इसका एफ एफ तो इसमें हो ही गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। कॉन्सोनेंस के टी एच हो गया, तो कॉन्सोनेंस के लिए हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ है इसमें यहाँ पर, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मानवीयकरण, ये हिंदी के अंदर भी अलंकार है आपके 10th के अंदर। इस बार आपको मानवीयकरण होगा अलंकार, ये मानवीयकरण, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, पर्सन से बना शब्द पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से बना शब्द पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सन से बना शब्द पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर इनह्यूमन, जो मानव नहीं हो, ह्यूमन का मतलब मानव, इनह्यूमन जो मानव नहीं हो, या ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, इनह्यूमन और थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड और बिहेव्ड लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जानवर, वस्तुएं, पेड़, पहाड़, पौधे वगैरह, इनको सजीवों की तरह प्रस्तुत किया जाता है, उसे पर्सोनिफिकेशन किया कहा जाता है अलंकार के अंदर। इसी को मानवीयकरण कहते हैं। जैसे कहानियों के अंदर अपने देखा, शेर कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या शेर बात कर सकता है? नहीं बात करता, लेकिन बात करने के गुण किसके होते हैं? मानव के गुण कह रहा है। तो ये शेर को यहां पर पर्सोनिफाइज किया गया। तो यहां पर ही फायर एंड आइस, पोएम का हेडिंग ही है फायर और आइस, ये अपने आप में पर्सोनिफिकेशन को ये इंडिकेट करते हैं। फायर एंड आइस जो है पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। पर्सोनिफिकेशन के बाद एक और मैंने अंडरलाइन करके आपको छोड़ दिया था, ये है पैराडॉक्स। क्या है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। जब किसी बात का कोई एक मत से, जैसे कोई कह दिया जाए ऐसी बात, जैसे मान लो कि अंधे ने उसे गोली चलाते हुए देखा। किसी व्यक्ति को गोली चलाते हुए किसने देखा? अंधे ने देखा। अंधे ने देखा तो सारी दुनिया एक ही झटके में क्या कहेगी? अंधा कैसे देख सकता है? हो ही नहीं सकता। हम विरोध करते हैं कि गोली चलाई, किसने चलाई? इसने चलाई। कौन कह रहा है? अंधा कह रहा है। अंधा कह रहा है कि इसने गोली चलाई, उस पर एक व्यक्ति को बता रहा है कि उसने गोली चलाई। तो ये जैसे सेंटेंस सुनते ही आप क्या कहोगे? नहीं साहब, हो ही नहीं सकता। क्यों? अंधा देख नहीं सकता। ये संसार पूरी जानती है। तो एक राय होके जितने भी लोग सुनेंगे सब कहेंगे ये तो इसका विरोध करेंगे, वो पैराडॉक्स कहलाया जाता है। ऐसे अलंकार जिसके अंदर विरोधाभास हो, जैसे बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे दूसरी बार नष्ट होना पड़े। संसार तो एक बार नष्ट हो गया, एक बार जो नष्ट हो गया, एक बार जो मर गया, क्या उसको दूसरी बार मरेगा? फिर उसे कहेंगे भाई तू जिंदा हो जा, तुझे वापस हम मारेंगे। हो सकता है? नहीं होगा। एक राय में सब विरोधाभास हो जाएगा, उसीलिए इसको पैराडॉक्स कहते हैं। तो इस पोएट्री के अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, इनको अच्छी तरह से याद रखना। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट। द पोएट यूजेस लिटरेरी डिवाइसेस सच एज एनाफोरा, एनाफोरा देख सकते हैं यहाँ पे हुआ, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स एंड लास्ट एंजॉयमेंट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। अब हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर भी इसके मेन पार्ट है, अभी इसको देखते हैं। 1 मिनट। हाँ बच्चों, ये तो हो गया इसका पोएम का एक्सप्लेनेशन और इसके बारे में पूरा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए आपको भी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बाद कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, 2 पार्ट बचेंगे, उसको ये करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर जो हम ये करेंगे, उससे पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ये भी आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम में से एक है। डस्ट ऑफ स्नो तो है ही है, साथ में फायर एंड आइस भी है। आगे आपको बताऊंगा मैं, फॉग होगा, फिर उसके बाद फॉर एंड ग्रिगोरी है। 2 4 5 जो मेन इम्पॉर्टेंट होंगे उसको हम पहले उसको क्लियर करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस के बारे में और एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।